गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं टू द पॉइंट करवाए जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखते हुए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेल स्टेरिलिटी के बारे में, नरबंध्यता के बारे में। और हाँ, इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी के बारे में, जो कि कंट्रोल की जाती है जीन्स, ठीक है। जो कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, या तो न्यूक्लियस में या फिर साइटोप्लाज्म में। तो ये मेल स्टेरिलिटी के बारे में, नरबंध्यता के बारे में कार्ल न्यूटन ने हमें बताया था, जिसमें पोलन ग्रेन्स एक्टिव होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अनुपस्थित हैं या फिर निष्क्रिय हैं। पोलन ग्रेन्स इसमें या तो काम नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी की हम बात करें कि मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की है, तो हम यहाँ 3 प्रकार की मेल स्टेरिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि जीन्स ऑफ न्यूक्लियस से कंट्रोल की जाती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि जीव द्रव्य से कंट्रोल की जा रही है, इसलिए कंट्रोल बाय जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा जीन्स भी उनको कह रहे हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में बात करें, कंट्रोल बाय जीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसको न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी कह रहे हैं। म्यूटेशन मेल स्टेरिलिटी एक 4th टाइप है, जो कि रियरली डिस्कस की जाती है। म्यूटेशन मेल स्टेरिलिटी और ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ये भी एक 5th टाइप है जो बहुत रेयर होती है। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, तो हम जीन्स के बीच का एक ट्रांसजीन बनाएं, उसमें मेल स्टेरिलिटी आ जाए, या फिर उत्परिवर्तन की वजह से मेल स्टेरिलिटी आ जाए। तो ये 4th और 5th पॉइंट है। मेनली हम 3 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जीएमएस बात करें, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में, तो ये न्यूक्लियर जीन से, केंद्रक के जीन से कंट्रोल की जाती है। डिस्कवर की थी लेविस और क्रो ने। रिसेसिव जीन है, एक्सेप्शन इसका क्या है, सेफ्लावर है और कॉटन व्हीट है। 2 लाइन्स की हम बात करेंगे, ए लाइन और बी लाइन। ए लाइन को हम कह रहे हैं मेल स्टेराइल लाइन, जिसको कि फीमेल प्लांट भी यूज़ कर रहे हैं। बी लाइन जो है मेल फर्टाइल लाइन है, जिसको एज अ मेल प्लांट यूज़ कर रहे हैं। जो बी लाइन है वो मेंटेनेंस लाइन भी कही जाती है। मेल फर्टाइल है, उसको कैपिटल एम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। और जो ए लाइन है मेल स्टेराइल लाइन, उसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। तो इन दोनों की जो क्रॉस से F1 जनरेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। जो हेट्रोजाइगस है हमारे पास वो फर्टाइल है, और जो होमोजाइगस और डोमिनेंट जीन्स है वो स्टेराइल है। तो 1:1 का रेशियो आएगा फर्टाइल और स्टेराइल के बीच में। फिर हम बात करें जीएमएस के बारे में, जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी के बारे में, जो कि अनस्टेबल रहती है और अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्टेड रहती है। टेम्परेचर इधर फोटोपीरियड है, इन दोनों की हम बात करेंगे। फिर यूज्ड इन सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स, जैसे कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो सीएमएस लाइन के बारे में देखिए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि विल्च और क्रिम्बल ने बताई थी, कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लाज्मा जीन्स भी कह रहे हैं। ए लाइन मेल स्टेराइल लाइन है, एज अ फीमेल प्लांट यूज़ कर रहे हैं। बी लाइन मेल फर्टाइल है, एज अ मेल प्लांट यूज़ कर रहे हैं। F1 जो है वो स्टेराइल होंगे सारे के सारे, ठीक है। यूज इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक परिवर्धन में यूज़ किया जाएगा। जितने भी क्रॉप्स का कायिक परिवर्धन करवा रहे हैं तो उसमें ये यूज़ की जा सकती है। इट इज़ स्टेबल, इसमें इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर्यावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये कंट्रोल की जाती है जीन्स जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं, जीव द्रव्य में, और जो केंद्रक में उपस्थित हैं। इसको न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी कह रहे हैं। जॉन्स एंड डेविस ने बताई थी ओनियन के अंदर, प्याज के अंदर। तो हाइब्रिड सीड जो है A/R का फॉर्मूला है इसमें, जिसकी वजह से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होगी। 3 लाइन्स की बात करें, ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। तो जब हम ए लाइन की बात करें तो ए लाइन में मेल स्टेराइल एक्ट करेगा, मेल स्टेराइल है तो एज अ फीमेल प्लांट एक्ट कर रहा है। बी लाइन में मेल फर्टाइल है तो एज अ मेल प्लांट है, मेंटेनेंस लाइन कह रहे हैं। यहाँ पर डोमिनेंट होमोजाइगस सिचुएशन रहेगी, तो मेल फर्टाइल है, रिस्टोरर लाइन है। पहले हम क्रॉस करवाएंगे ए का आर से, ठीक है। इसमें क्या होगा,
जिसको बी लाइन भी कह रहे हैं। ये जो है यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल आर से बता रहे हैं, तो स्टेराइल है। 10 kg सीड्स फॉर एग्जांपल इसके लिए 10 kg ही इसी के लिए हैं बी लाइन के, जो कि हेट्रोजाइगस है। ठीक है, फर्टिलिटी मेंटेन करने के काम आता है ये। यहाँ पर देखिए जो F1 बनेंगे उसमें भी 1:1 का रेशियो रहेगा फर्टाइल और स्टेराइल के बीच में। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो स्टेराइल है उसका क्रॉस करवाया हमने फर्टाइल रिस्टोरर लाइन से, जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहाँ पर जितने भी आएंगे वो सबके सब फर्टाइल होंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, फर्टाइल होंगे। तो CGMS जो है यूज हो रही है सेक्सुअली प्रोपेगेटेड और वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में। एग्जाम्पल में मेज, राइस, बाजरा एंड ज्वार। तो ये हमने बात की मेल स्टेरिलिटी, यहाँ हमने बात की मेल स्टेरिलिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, जो जंगली प्रजातियां हैं उनका कल्टीवेशन किया जाए, उनको कृषि योग्य बनाया जाए किसी फार्मर द्वारा। जैसे कि हम सरसों की बात उदाहरण लेते हैं इसमें। तो ये 1 नंबर की 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, फिलअप आ सकता है न्यूटाइप में आपके। नेक्स्ट देखिए प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप स्थापना, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोई एक किस्म या कोई एक जाति जो है उसका एक जगह से दूसरी जगह जब उसको ग्रो करवाया जा रहा है, जहाँ पर वो पहले कभी ग्रो नहीं करवाई गई। जैसे कि क्रॉप एक है किसी एक कंट्री की, मान लीजिए चाइना ही मान लीजिए, चाइना से एक क्रॉप जो है वो पहले इंडिया में ग्रो नहीं करवाई जा रही थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ये प्लांट इंट्रोडक्शन 2 प्रकार का हो सकता है, 2 टाइप्स का है, जिसमें प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कह रहे हैं और सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कह रहे हैं। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है, नो चेंज इन क्रॉप जीनोटाइप, क्रॉप के जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओनली इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, सिर्फ बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी। प्लांट अडेप्ट टू द एक्सटर्नल चेंज, प्लांट जो है अडेप्ट हो रहे एक्सटर्नल चेंज के लिए। सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करें कि इसमें क्या है, क्रॉप इनिशियली ग्रो हो रहा है नई प्लेस पे ग्रो तो करवा रहा है, लेकिन वहाँ पर वो ग्रो हो नहीं रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, उन दोनों का जो है इंडिजीनियस क्रॉप का उसके साथ हाइब्रिड करवाएंगे, उस हाइब्रिड को उस जगह ग्रो करवाएंगे जहाँ पर हम उसको ग्रो करवाना चाह रहे थे, जो हमने बाहर से लेकर आए थे क्रॉप। तो ठीक है, इट इज क्रॉस टू इंडिजीनियस स्पीशीज टू ऑब्टेन हाइब्रिड, हाइब्रिड को फिर हम वहाँ ग्रो करवाएंगे। जैसे कि V1 जो है वो बाहर की जाती है, ठीक है, वो उसको हम यहाँ लाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ हो नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, W1 जो यहाँ की जाती थी उससे क्रॉस करवाया और फिर W1 V1 वाली जो वेराइटी थी, हाइब्रिड थी, इसको यहाँ पर लेकर आए। प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या है, तो प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है, पहले हमें अर्जन करना पड़ेगा, जो प्लांट हमें चाहिए क्वारंटाइन करवाना पड़ेगा, उसको अलग से जो है बाहर रखना पड़ेगा ताकि उससे आने वाली जो कोई डिजीज़ है या कीट है तो वो बाहर रहें। ठीक है, तो NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज ने कुछ क्वारंटाइन के नियम बनाए हैं। फिर कैटलॉगिंग करनी पड़ेगी, सूचीबंधन करना पड़ेगा, टैग लगानी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। 4 से 5 जो सेंटर्स हैं वो उस क्रॉप को ग्रो करवाएंगे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में और उसका इवैल्यूएशन करके भेजेंगे। फिर उसके बाद उसका डिसाइड किया जाएगा कि उसको रिलीज़ करना है या नहीं करना। रिलीज़ करना है तो उसका मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फिर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की, कि न्यू क्रॉप इज ऑब्टेन, पूर्व स्थापना में पादप पूर्व स्थापना में नई फसल जो है वो हमें प्राप्त होती है, न्यू वेराइटीज प्राप्त होती है और इनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन के, पैथोजन गिव राइज टू न्यू डिजीज, जो नया पैथोजन है या रोग कारक है वो नए रोग की उत्पत्ति कर सकता है और खरपतवार का भी हमें इसमें डिसएडवांटेज रहता है। अचीवमेंट्स क्या हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के, तो क्रॉप्स जो आलू, मक्का या मूंगफली में हमारी इसकी अचीवमेंट्स रही हैं। वैरायटीज़ जैसे हम किस्मों की बात करें तो राइस में हमें IR8, IR28, IR36 और TN1 की अचीवमेंट मिली है। और वीट में हम बात करें तो रिडले है, लर्मा, रोहो भी कहते हैं, रोजो भी कहते हैं, सोनारा 64 है। नेक्स्ट हम बात करें सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में। सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में वेविलो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था all specific crops have arise from a particular place, that place is called center of origin, that particular space, जो particular जो जगह है जहाँ से वो क्रॉप का ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उसको उसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन कह रहे हैं। ये 2 तरह का ओरिजिन है, 2 टाइप्स का है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसमें बात करें कि वेयर वाइल्ड वेराइटीज ऑफ अ क्रॉप आर फाउंड मोर, दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ऐसी वाइल्ड वेराइटीज, ऐसी जंगली जातियां जहाँ पाई जाती हैं क्रॉप की, उसको पर्टिकुलर उसका
प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। सेकेंडरी और सेंटर ऑफ ओरिजिन तब कहेंगे जब वो कल्टीवेटेड कहीं की जा रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कह रहे हैं। एक्लीमेटाइजेशन में बात करें तो एक पर्टिकुलर वातावरणीय परिस्थिति में एक क्रॉप थी, उसको उठाकर हम दूसरी वातावरणीय परिस्थितियों में ले आए, तो वो क्या है, एक्लीमेटाइजेशन है। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जिसमें हम वेरिएशन विविधता की बात करें तो एसेंशियल ये विविधता ज़रूरी है ताकि हम नई किस्मों का परिवर्तन कर सकें, उनका नई किस्मों का विकास कर सकें। तो इसमें विविधता में हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सोमोक्लोनल वेरिएशन, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सब आगे आपके डिटेल में है। अभी फिलहाल हम जो विविधता के बारे में ही बात करें कि विविधता है क्या। तो विविधता हम दो प्रकार की बात करें, एक वातावरणीय विविधता और एक आनुवंशिकीय विविधता। वातावरणीय विविधता में हम बात करेंगे कि ये होती किस वजह से, वातावरणीय कारकों की वजह से होती है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकती है, ठीक है, जो वातावरणीय विविधता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार नियोटाइप में, फिलिप से ट्रू फॉल्स में ये पूछा जा सकता है। जेनेटिक जो आनुवंशिक विविधता है ये जीन्स की वजह से होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकती है। जो प्लांट का सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पे हम फील्ड में जब भी करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, ये ध्यान रखना, फिनोटाइप के बेस पे करते हैं, हम उसको देखने के आधार पर उसका सिलेक्शन वर्ण करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकीय विभिन्नता के बारे में, जिसमें हम टोटल वेरिएंस लेते हैं। टोटल वेरिएंस हम किस बेसिस पे ले रहे हैं, जीनोटाइप के बेसिस पे ले रहे हैं, और ये ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में। यहाँ ध्यान रखना, जीनोटाइप के बेसिस पे ले रहे हैं, फिनोटाइपिक नहीं है। जब हम आनुवंशिकीय विविधता की बात कर रहे हैं तो हम जीनोटाइप के बारे में बात करें। हेरिटेबिलिटी की बात करें तो इसमें देखिए जितनी भी विविधता है वो फिनोटिपिकल वेरिएशन है, यानी कि देखने के आधार पर है। जेनेटिक वेरिएशंस भी हम कभी कभी काउंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हेरिटेबिलिटी इक्वल्स टू वेरिएशन जो आनुवंशिकी है, और उसके अपोन में क्या लिया है, विविधता जो फिनोटिपिक है। यहाँ पे देखिए जेनेटिक एडवांस टॉपिक के बारे में बात किया है, तो ये जो फिनोटाइप है, हमने कुछ पौधे लिए, पेरेंट प्लांट और रिप्रोडक्शन हुआ, नेक्स्ट डिफरेंट जो प्लांट्स आए उसके डिफरेंट फिनोटाइप था, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो है वो पहले वाले पेरेंट्स से एडवांस थे, तो इसी चीज़ को हम कह रहे हैं जेनेटिक एडवांस, आनुवंशिक जो एडवांस है वो। फिर हम बात करें कि इसका एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले डिस्कवरी जो हुई थी वो क्रॉप, स्पीशीज, सब स्पीशीज और आगे वेराइटीज, ऐसे कुछ बात की गई थी। फिर हम बात करें जर्म प्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की, कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं वो सारा का सारा एक कोशिका का या पादप का वो सब जर्म प्लाज्म कहलाता है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल, सभी जेनेटिक मटेरियल जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो गिवन हो या फिर प्रोवाइडेड मटेरियल, उसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन कह रहे हैं। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की बात करें तो वहाँ पर जब हम बात करें टू प्रिजर्व जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करने के लिए इन सीटू और एक्स सीटू दो कंडीशन रखते हैं हम लोग। इन सीटू में हम बात करें प्रिजर्व इन इट्स नेचुरल प्लेस, जहाँ नेचुरल प्लेस में प्रिजर्व करें तो इन सीटू। जब उसकी बाहर की कंडीशंस, नेचुरल प्लेस के अलावा उसकी बाहर की कंडीशन में सेव करेंगे तो वो आएगा एक्स सीटू कंडीशंस में, यानी कृत्रिम वातावरण में उसको प्रिजर्व करना जर्म प्लाज्म को। जीन पूल क्या है, ऐसे स्पीशीज और वेराइटीज विच कैन बी क्रॉस्ड और आर क्रॉस्ड, ऑल जीन्स आर कॉल्ड जीन पूल। ऐसे स्पीशीज या किस्में, ऐसी जातियां या ऐसी किस्में किसी एक पादप की जो कि आपस में क्रॉस करवाई जा सकती हैं या क्रॉस हो रही है आपस में, उन सबको जीन पूल में रखा जाता है। उन सबके जीन्स जो होते हैं वो सब जीन पूल में आते हैं। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से उम्मीद है, आप सभी स्टूडेंट्स से, कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम जो है इसको शेयर करें अपने बैचमेट्स के साथ, और मेरा जो टारगेट है इस चैनल को कि सब्सक्राइबर्स 1000 क्रॉस करने का, तो उसे फुलफिल करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।